सो इसकी टॉक्सिसिटी के लिए यहाँ पर ऑलरेडी निमोनिक बना हुआ है, जिसमें जो आपने याद करना है एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी के लिए, या जितने भी एंटीमस्करीनिक्स हैं सब में यही टॉक्सिसिटी है, विच इज़ ड्राई एज अ बोन, हॉट एज अ पिस्टल, रेड एज अ बीट, मैड एज अ हैटर। ड्राई एज अ बोन यानी इससे सिक्रीशंस कम हो जाती हैं, स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, सैलिवेशन, जीआई सिक्रीशंस, हर चीज़ ड्राई हो जाती। सो ड्राई एज अ बोन। हॉट एज अ पिस्टल यानी कि इससे आपके जो है वो चूँकि स्वेटिंग नहीं हो पाती तो बॉडी टेम्परेचर जो है वो हीट अंदर रिटेन रहती है। स्वेटिंग इज बेसिकली कॉजेज कूलिंग इन योर बॉडी। सो ये टेम्परेचर जब स्वेटिंग नहीं होती तो इट कांट एस्केप, हीट कांट एस्केप, इट रिमेन्स इन योर बॉडी एंड दैट लीड्स टू हाइपोथर्मिया। हॉट एज अ पिस्टल इंडिकेट्स दैट कंडीशन। रेड एज अ बीट बेसिकली इंडिकेट्स कि इससे स्किन जो है वो फ्लश्ड हो जाती है, क्योंकि ये आपके जो है वो वेजोडाइलेशन भी कॉज कर रहा होता है। सो फ्लश्ड स्किन वो रेड एज अ बीट कह रही हैं। और मैड एज अ हैटर यानी जो उसकी सीएनएस इफेक्ट्स हैं उसमें एक्साइटमेंट है, डिलीरियम है, एटेक्सिया है, कोमा है, तो उसको हमने मैड एज अ हैटर से डिनोट किया है। ठीक है, दीज डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्ट्स बोथ प्रिडिक्टेबल एंड एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट्स एंड सम अनप्रिडिक्टेबल एक्शंस। अच्छा, प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटीज, अब हम इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। वैसे मैंने आपको जनरल बता दिया है, अब हम पढ़ते हैं डिटेल के साथ। एंटी मस्कुलिनिक एक्शंस लीड टू सेवरल इंपॉर्टेंट पोटेंशियली डेंजरस इफेक्ट्स। ब्लॉकेट ऑफ थर्मोरेगुलेटरी स्वेटिंग में रिजल्ट इन हाइपरथर्मिया और एट्रोपिन फीवर। एट्रोपिन फीवर बच्चों के अंदर होता है, बच्चों के अंदर हमने एट्रोपिन नहीं देनी होती, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। बेसिकली एट्रोपिन फीवर इज हाइपरथर्मिया इंड्यूस्ड बाय एंटीमस्कुलिनिक ड्रग्स, और एट्रोपिन कॉज्ड मेनली बाय द इनहिबिशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स और थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड्स दैट वी हैव। ठीक है, इसको हम एट्रोपिन फीवर कहते हैं। एट्रोपिन फ्लश एक और कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना रेड इज अ बीट वाली थिंग, कि मार्क्ड क्यूटेनियस वेजोडाइलेशन ऑफ आर्म्स एंड अपर टॉर्सो एंड हेड बाय टॉक्सिक डोजेस ऑफ एंटीमस्कुलिनिक ड्रग्स, स्पेशली एट्रोपिन कॉजेज एट्रोपिन फ्लश। ठीक है, this is the most dangerous effect of the antimuscarinic drugs in children and is potentially lethal in infants. Infants के अंदर it can cause death of the infant as well. Sweating, salivation and lacrimation are all significantly reduced or stopped, which indicates dry as a bone. Moderate tachycardia is common in several tachycardia, और arrhythmias are common with large overdoses. Elderly patients के अंदर toxicities में acute angle flow देखें, पाइलोकार्पिन विच वॉज अ मस्करीनिक एगोनिस्ट, उसको हम यूज़ करते थे ग्लोकोमा की ट्रीटमेंट के लिए, यूरिनरी रिटेंशन की ट्रीटमेंट के लिए, बट इनके अंदर वही चीज़ें जो वहाँ यूजेस थी यहाँ कॉन्ट्राइंडिकेशन बन जाएंगी, और वहाँ जो कॉन्ट्राइंडिकेशन थी जैसे पार्किंसंस थी, पेप्टिक अल्सर डिजीज थी, सीओपीडी एस्थमा थी, यहाँ पर वो चीज़ें यूजेस में चेंज हो गई हैं। सो ये आपने चीज़ जहन में रखनी है, स्पेशली इन मेन विद प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया, उनके अंदर भी हम लोग ये वाली ड्रग्स नहीं देते। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड विजन और कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स इन ऑल एज ग्रुप्स। अदर टॉक्सिसिटीज में क्या है, टॉक्सिसिटीज नॉट प्रिडिक्टेबल फ्रॉम पेरिफेरल ऑटोनोमिक एक्शंस, जिसमें सीएनएस और सीवीएस आ जाते हैं। सीएनएस में ये सेडेशन, एमनीजिया, डिलीरियम, हालुसिनेशंस कॉज करता है, कन्वर्जन हो सकते हैं। सेंट्रल मस्करीनिक रिसेप्टर्स जो सीएनएस में होते हैं, दिस कॉजेज, क्योंकि मैंने आपको बताया था एट्रोपिन आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। अच्छा, एट्रोपिन के ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि मैंने आपको जैसे पहले बताया, हम इसको नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन, जब ऐसी ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, उसमें हम एट्रोपिन यूज़ करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फाइजोस्टिग्मीन जो है वो सीएनएस को क्रॉस कर सकती है। तो जब फाइजोस्टिग्मीन सीएनएस को क्रॉस कर सकती है, सो जब उसकी टॉक्सिक डोज होगी तो उसमें सीएनएस के इफेक्ट्स भी आएंगे। तो उन इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए हम एंटीमस्करीनिक्स में से भी वो वाली ड्रग देंगे जो सीएनएस को क्रॉस कर सके, ताकि पूरे काउंटरएक्ट हो सके इफेक्ट्स। तो उसमें एट्रोपिन इज द बेस्ट चॉइस। सेम इज द केस विद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, उसमें भी हमें सीएनएस इफेक्ट्स को काउंटरएक्ट करने के लिए एट्रोपिन देनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है जी एट वेरी हाई डोजेस कार्डियक इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन में भी ब्लॉक, जैसे हमने पढ़ा था ये एवी कंडक्शन को कम करता है। ठीक है, हमने इफेक्ट्स में पढ़ा है। तो जब बहुत ज़्यादा डोज होगी तो वो ब्लॉक हो जाएगा इफेक्ट, जिसकी वजह से जो है वो ट्रीटमेंट, दिस एक्शन इज प्रोबेबली नॉट मीडिएटेड बाय मस्करीनिक ब्लॉकेड एंड इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। डायलेशन ऑफ द क्यूटेनियस वेसल्स ऑफ आर्म्स, हेड एंड नेक एंड ट्रंक, उसकी वजह से एट्रोपिन फ्लश होता है। मे बी डायग्नोस्टिक ऑफ ओवरडोज विद दीज ड्रग्स, यानी अगर आपके पास पेशेंट आया है फ्लश्ड है, ड्राई हुआ है, उसका म्यूकोजा ओरल कैविटी का ड्राई है, आईज ड्राई हैं, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, उसका जो हाइपरथर्मिया उसको हुआ है, सो यू विल थिंक ऑफ एट्रोपिन। और आप उससे हिस्ट्री लेंगे, कोई उसने ड्रग ली है या गलती से ले लिया एक्सीडेंटली, तो आपको एट्रोपिन मिल सकती है। ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी क्या है, जैसे पहले तो हमारी ट्रीटमेंट यूजुअली सिम्टोमेटिक होती है। सिवियर टैकिकार्डिया में रिक्वायर कॉशियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेज ऑफ फाइजोस्टिग्मीन। हाइपरथर्मिया को हम जो है वो एवापोरेटिव कूलिंग या कूलिंग ब्लैंकेट से मैनेज करते हैं। उसकी कोई ऐसा मेडिसिन नहीं है जिससे आप उसको जो है वो कम्प्लीटली ट्रीट कर सकें।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं? इन्फेंट्स में नहीं देनी, एट्रोपिन फीवर कॉज करती है, ठीक है। और बाकी आपने ग्लोकोमा में नहीं देनी, और प्रोस्टेटिक हाइपोप्लेजिया में नहीं देनी, और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में दे सकते हैं। और क्या चीज़ें थी? हाँ, अगर बाउल और ब्लैडर की जो है वो मोटिलिटी रिस्ट्रिक्टेड है, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हुई है, तो भी आपने ये वाली ड्रग्स नहीं देनी है, फर्दर उसको जो है वो कर देगी पैरालाइज। उसके बाद आ जाते हैं जी, दिस इज़ ऑल अबाउट मस्करीनिक एंटागोनिस्ट। जितने भी मस्करीनिक इफेक्ट्स थे, क्या उनके यूजेस हैं, क्या उनके एडवर्स इफेक्ट्स हैं, वो हमने डिस्कस किए। जिसमें एक आधी एडिशनल बात है वो मैं आपको बता देती हूँ। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, एक सवाल आता है, व्हाट इज़ अच्छा मैंने रेशनैलो वाले क्वेश्चन बताए थे ना आपको, इसी तरह क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द रेशनैले ऑफ यूज़ ऑफ एंटी मस्करीनिक्स एज प्री एनेस्थेटिक। हमने पढ़ा था ना, हम इनको प्री एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसका रेशनैल क्या है, उसकी रीज़न क्या है, क्या वजह है, क्या फार्माकोलॉजिकल बेसिस हैं वहाँ यूज़ करने की। तो उसमें हम लोग एक तो एट्रोपिन और स्कोपोलामीन देते हैं, और हम लोग जनरल एनेस्थीसिया देने से आधा घंटा पहले उनको एडमिनिस्टर करते हैं। रीज़न क्या है? 3 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये जनरल एनेस्थीसिया से बेसिकली आपकी ब्रोंकियल और स्लाइवली सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं, तो ये उसको कम कर देंगी, ठीक है। सेकेंडली, एनेस्थीसिया के नतीजे में क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, वेजोवेगल अटैक हो सकता है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है ड्यू टू सीवियर पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेशन, जिसकी वजह से लेरिंग्स जो है वो आपका स्पैज्म में जा सकता है, तो ये उस लेरेंजियल स्पैज्म को भी कम करता है। दूसरी चीज़ होगी, थर्ड चीज़ है डिक्रीज चांसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। एट्रोपिन का चूंकि वेगोलेटिक एक्शन होता है, तो ये उस वेजोवेगल अटैक को प्रिवेंट करता है। तो ये 3 चीज़ें जब आपसे ये पूछा जाए तो आपने ये 3 चीज़ें एग्जामिनर को बतानी है। और भी हमारे पास कुछ ऐसी दूसरी क्लासेस की ड्रग्स हैं जिनके थोड़े बहुत एंटी मस्करीनिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। इट इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ इन्फॉर्मेशन। उसमें एंटी हिस्टामीन्स में से कुछ ड्रग्स आती हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स में से आती हैं, एंटी साइकोटिक्स में से आती हैं। अच्छा, उसके बाद जी नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, हमने मेजर मेजर चीज़ें कर ली हैं। ओके, आपसे ऑर्गन स्पेसिफिक इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। आई में हमारे पास क्या इफेक्ट्स हैं, क्या यूजेस हैं, सिक्रीशंस पर इनके क्या क्या इफेक्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिया। एनेस्थीसिया से पहले हम इसको यूज़ करते हैं, उसका रेशनल जीआई में ये क्या करते हैं, हम इसको एंटी स्पैस्मोडिक और पेप्टिक अल्सर डिजीज़ के में यूज़ करते हैं, क्या रेशनले है उसका भी यही है कि वहाँ पर M2 M3 रिसेप्टर्स होते हैं बेसिकली आपके, और जब ये उनको ब्लॉक कर देगी तो एसिड का रिलीज़ कम हो जाएगा, और सेकेंडली जीआई की मोटिलिटी को कम करता है। इसका पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को अपोज कर है। सीएनएस में पूछ सकते हैं, वहाँ पर एंटी पार्किंसोनियन इफेक्ट है और एंटी मोशन सिकनेस के तौर पे हम इसको यूज़ करते हैं। अच्छा, सीवीएस पे मैंने आपको बता दिया, बायोफिजिक एक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जी सवाल है, वाई ब्लॉकर्स आर लेस इफेक्टिव देन एंडोजिनस एसिटाइलकोलिन। अच्छा, अब एंडोजिनस एसिटाइलकोलिन हम देखें, अब हमने एक पेशेंट को दिया कोई भी ब्लॉकर, तो और हमने हमारी बॉडी में है एसिटाइलकोलिन। अब दोनों के इफेक्ट्स की जो इंटेंसिटी है ना उसमें फ़र्क है। हमारी बॉडी में जो भी नेचुरल एगनिस्ट हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि बाहर से हम जो ड्रग्स देते हैं उनके उतने स्ट्रॉन्ग इफेक्ट्स नहीं होते। तो उसकी रीज़न यहाँ पर क्या है, इन कोलिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के जो आप ब्लॉकर्स देते हैं वो पहले जाकर आपके, जैसे मैंने बताया था ना, सबसे पहले आप जब लो डोज में देंगे या वैसे भी दे रहे हैं तो सबसे पहले वो जाकर ऑटो रिसेप्टर्स जो प्री साइनेप्टिक M1 रिसेप्टर्स हैं वो उनको ब्लॉक करते हैं। उनके ब्लॉकेट की वजह से एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाता है। जब एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो आपके जो ब्लॉकर आपने दिया है ना उसका इफ़ेक्ट फर्दर कम हो जाता है। इस बात को समझना इस तरह से आप समझें कि ये आपकी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, ये वो ऑटो रिसेप्टर पड़ा हुआ है, और ये आपका पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है जहाँ पर ये एसिटाइलकोलिन है, इसने बाइंड करना था, ये एसिटाइलकोलिन इधर पड़ी हुई है, ठीक है। अब हमने जब ड्रग दी, कोई भी ब्लॉकर दिया, सबसे पहले उस ब्लॉकर ने इसको ब्लॉक करना है। जब ये ब्लॉक हो गया तो यहाँ से एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज़ था वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसने इस रिसेप्टर ने इनहिबिट किया हुआ था उसको। इस रिसेप्टर पर बेसिकली ये एसिटाइलकोलिन बाइंड करता है और इस एसिटाइलकोलिन अपने ही फर्दर रिलीज़ को इनहिबिट करता है। सो जब ये नहीं बाइंडिंग होगी, हम इस रिसेप्टर को वाया आवर एक्सोजेनस ड्रग ब्लॉक कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन का रिलीज़ बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ जाएगा तो अपने रिसेप्टर पर ज़्यादा लगेगा, और जो ब्लॉकर है वो इस रिसेप्टर पर एक्शन उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वी हैव स्टडीड के सरमाउंटेबल इफेक्ट होता है इनका, कि जब आप एंडोजिनस एगनिस्ट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो फिर इनका जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है, बिकॉज दे रिप्लेस दीज एंटागनिस्ट। तो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि जब हम ब्लॉकर्स देते हैं तो उनका इफेक्ट क्यों कम हो जाता है, आपकी एंडोजिनस ड्रग की वजह से क्यों कम हो जाता है, तो उसकी ये रीज़न है, ठीक है।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि कौन कौन सी पॉइजनिंग में हम लोग एट्रोपिन देते हैं। एक तो मैंने बताया एंटीकोलिनेस्टरेजेस की पॉइजनिंग के अंदर, चाहे वो फाइजोस्टिग्मीन की पॉइजनिंग हो, नियोस्टिग्मीन की पॉइजनिंग हो, ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग में देते हैं। एंड थर्डली मशरूम पॉइजनिंग के अंदर भी देते हैं। अमानिटा मस्केरिया जो मशरूम होता है उसकी पॉइजनिंग के अंदर भी वी गिव एट्रोपिन। उसके बाद एक क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को एक्यूट एट्रोपिन पॉइजनिंग होगी, यानी एट्रोपिन की ही पॉइजनिंग हो गई है, तो फिर आपने क्या करना है। उसमें सबसे पहले आपने सिम्टोमेटिकली ट्रीट करना है पेशेंट को, गैस्ट्रिक लवाज करना है, उसको फाइजोस्टिग्मीन देनी है, उसके अलावा बेंजोडाइजेपिन देनी है फॉर सीएनएस इफेक्ट्स, आर्टिफिशियली रिस्पिरेट करना है पेशेंट को, और फीवर के लिए जो एट्रोपिन फीवर है उसके लिए कोल्ड स्पंजिंग करनी है। ठीक है, उसके बाद सवाल है जी नेक्स्ट डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स ऑफ एट्रोपिन। ये बिग कैट्सन के अंदर लिखा हुआ है, ये आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट, आ सकता है आपको एमसीक्यूज़ के अंदर भी। अच्छा, एट्रोपिन के डोज डिपेंडेंट इफेक्ट्स मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, 0.5 मिलीग्राम पर इसके इफेक्ट्स होते हैं माइनर कार्डियक, 0.5 to 2 मिलीग्राम कार्डियक स्लोइंग करता है, थोड़ी सी ड्राइनेस ऑफ माउथ, डिक्रीज सिक्रीशंस जो हमने पढ़े वो वाले इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा 0.5 से 2 मिलीग्राम के रेंज के अंदर। उसके बाद 5 मिलीग्राम की रेंज के ऊपर, यानी जब इसकी डोज आप बढ़ाएंगे तो फिर हार्ट रेट, इसका सीवियस इफेक्ट्स प्रोनाउंस हो जाएंगे। हार्ट रेट बढ़ जाएगा, पैल्पिटेशंस होंगी, ड्राइनेस बढ़ जाएगी, और विजन पे भी इफेक्ट आएगा, नियर विजन अफेक्ट हो जाएगी, ब्लरिंग हो जाएगी। और अगर 10 मिलीग्राम से इसकी डोज बढ़ जाती है तो फिर सीएनएस इफेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, हेलुसिनेशंस, डिलीरियम और कोमा। ठीक है, तो ये आपने ये 3 चीज़ें भी याद रखनी है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस हमने बता दी, ग्लोकोमा में, बीपीएच में, पेप्टिक अल्सर में, गर्ड में, इन्फेंट्स में, पैरालिटिक आइलियस के पेशेंट्स में नहीं देनी। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एंटी मस्करीनिक ड्रग्स बेसिकली। नाउ वी विल डिस्कस निकोटिनिक एंटागोनिस्ट। निकोटिनिक एंटागोनिस्ट उतने इंपॉर्टेंट तो नहीं है जितने एंटी मस्करीनिक्स हैं, दे वर मोर इंपॉर्टेंट, बट हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली आपकी 3 मेन ड्रग्स हैं, हेक्सामिथोनियम, मेकामिलामीन, ट्राइमेथापेन। ठीक है, और इसमें दे बेसिकली ब्लॉक द इंटायर ऑटोनॉमिक आउटफ्लो। उसमें सिंपैथेटिक भी आ जाता है, उसमें पैरासिम्पैथेटिक भी आ जाता है। और हमने पढ़ा था निकोटिनिक बेसिकली अफेक्ट में जो निकोटीन के लेवल पर, गैंग्लियन के लेवल, इनको हम गैंग्लियन ब्लॉकर्स भी कहते हैं क्योंकि ये गैंग्लिया के लेवल पर ब्लॉक करती हैं। जब गैंग्लिया के लेवल पर ब्लॉक होगा तो सिंपैथेटिक आउटफ्लो भी बंद हो जाएगा, पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो भी बंद हो जाएगा। चूँकि मोस्ट ऑफ द आपका जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो गैंग्लिया में इन्वॉल्व होता है, तो उसकी वजह से आपके जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो है इसमें मेजरली वो बंद होता है, और साथ उसके अलावा जो जीआईटी में पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट होते हैं वो बंद हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाता है उनका। ठीक है, ब्लॉकर्स ऑफ गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर्स एक्ट लाइक कंपेटिटिव फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। बेसिकली इसमें हम गैंग्लियन के लेवल पर जो निकोटिन रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, इज ऑल्दो देयर इज एविडेंस दैट सम ऑल्सो ब्लॉक द पोर ऑफ द निकोटिनिक चैनल इटसेल्फ। अच्छा, दीज ड्रग्स वर द फर्स्ट सक्सेसफुल एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, बिकॉज हाइपरटेंशन में भी सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है, तो हम उसको सिंपैथेटिक आउटफ्लो को फ्रॉम द गैंग्लियन लेवल ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, बट सिर्फ सिंपैथेटिक ब्लॉक नहीं होता, पैरासिम्पैथेटिक भी ब्लॉक हो रहा होता है उसके अंदर, बट हम अब यूज़ नहीं करते। इनिशियली हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते थे जब और कोई गुड ड्रग अच्छी नहीं थी। हेक्सामिथोनियम C6, a prototype mecalamine and several other ganglion blockers वर एक्सटेंसिवली यूज़ फॉर दिस डिजीज़। अनफॉर्चुनेटली एडवर्स इफेक्ट्स इतने ज़्यादा थे कि हमने इनको यूज़ करना बंद कर दिया। ट्राइमेथाफेन वाज अ गैंग्लियन ब्लॉकर मोस्ट रिसेंटली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, बट इट टू हैज़ आल्सो बीन ऑलमोस्ट अबंडेंट। इट इज़ पुअरली लिपिड सॉल्युबल, इनएक्टिव ओरली और शॉर्ट हाफ लाइफ है। हम इसको आईवी यूज़ करते थे एक्सेलरेटेड या सीवियर हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए और कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करने के लिए। अब इन ड्रग्स को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि इससे बेटर ड्रग्स हमारे पास अवेलेबल हैं। Recent interest has focused that nicotinic receptors in the CNS and their relation to nicotinic addiction and to Tourette syndrome कि आपके पास जो है, पहले तो हमने पढ़ा था ना सिर्फ निकोटिनिक रिसेप्टर्स गैंग्लिया के लेवल पर होंगे या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के लेवल पर होंगे, बट अब ये रिसर्च कह रही है कि सीएनएस में भी आपके हैं एंड दे आर रिलेटेड टू निकोटिन एडिक्शन और ट्यूरेट सिंड्रोम। ट्यूरेट सिंड्रोम होता है जिसमें पेशेंट जो है वो अटक अटक के बोल रहा होता है। ठीक है, सो उसके साथ इनका रिलेशन है। पैराडॉक्सिकली निकोटीन, वारेनिसिलिन एंड मेकालामीन निकोटिनिक गैंग्लियन ब्लॉकर दैट एंटर्स द सीएनएस, इनके स्मोकिंग सेसेशन में बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली गैंग्लियन ब्लॉकर्स के अभी तक हमने 2 यूजेस पढ़े, हाइपरटेंशन एंड स्मोकिंग सेसेशन, तो यही दोनों आपने याद रखने हैं। बिकॉज गैंग्लियन ब्लॉकर्स इंटरप्ट सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ वीनस टोन, दे कॉज वीनस पूलिंग जिससे एडीमा हो सकता है, पॉस्चरल हाइपोटेंशन होती है,
ये एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इसके अलावा ड्राई माउथ, ब्लर्ड विजन, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन भी इनके जो है वो फीचर्स में आता है, यहाँ पर लिखे हुए हैं। एज अ रिजल्ट गैंग्लियन ब्लॉकर्स आर रेयरली यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। सो ये हमने गैंग्लियन ब्लॉकर्स पढ़े जो कि निकोटिनिक बेसिकली जहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर, दूसरे निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस के ऊपर। सो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। उससे हम कौन से इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके बेसिकली मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करना चाह रहे होते हैं, और उसको हम यूज़ करते हैं सर्जरीज़ के अंदर। जब हमें चाहिए होता है कि हम पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करें तो उसके लंग्स की एफर्ट को कम करने के लिए, मसल्स की एफर्ट को कम करने के लिए हम उसके मसल्स को रिलैक्स कर देते हैं। तो ये डिटेल में आप पढ़ चुके हैं मसल रिलैक्सेंट्स, और अगले ब्लॉक में पढ़ेंगे भी। उसके बाद जी आ जाते हैं लास्ट ग्रुप विच इज़ कोलिनेस्ट्रेज रीजनरेटर्स। इसमें ऑक्साइंस में प्रेलिडोक्साइम इज द मेजर प्रोटोटिपिक ड्रग। दीज they are chemical antagonist. You have read the definition of chemical antagonist. They contain an oxime group which has an extremely high affinity for the phosphorus atom in the organophosphate insecticides. तभी हम उनकी पॉइजनिंग के अंदर ये वाली ड्रग्स देते हैं, ये उनको एंजाइम से डिटैच कर देती हैं, बिकॉज द affinity of the oxime group for phosphorus exceeds the affinity of enzyme for enzyme active site for phosphorus. अच्छा, दे compete. बेसिकली क्या होता है कि अगर ये आपका एंजाइम है, इफ़ दिस इज़ योर एंजाइम और ये उसकी एक्टिव साइट है, अगर एक्टिव साइट की एफिनिटी ऑर्गेनोफॉस्फेट से है, ये अगर ऑर्गेनोफॉस्फेट है और ये आपका प्रेलिडोक्साइम है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट की एफिनिटी इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, बट इसके साथ ज़्यादा हो जाती है। तो क्या करता है, ये इससे बाइंड कर जाता है और रिसेप्टर स्पेयर हो जाता है, एंजाइम स्पेयर हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से हम जो है वो इसको यूज़ करते हैं। These agents are able to bind the inhibitor and displace the enzyme if aging has not occurred. बट कंडीशन है कि एजिंग नहीं होनी चाहिए। वो अगर टाइम एक्सीड कर गया और इरिवर्सिबल बाइंडिंग हो गई एंजाइम के साथ, तो फिर आप इसको डिटैच नहीं कर सकते। द एक्टिव एंजाइम इज दस रीजनरेटेड बिफोर एजिंग। Palidoxime, the oxime currently available in the US, is used to treat patients exposed to high doses of organophosphate. और इसमें सिनेरियो आता है और वो आपसे पेशेंट कहेंगे फार्म की हिस्ट्री है, पेशेंट फार्मर था या वो पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहा था और उसके ये सिम्टम्स आए हैं। हमने पढ़े हैं पिछले चैप्टर के अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आप उसको किस तरह से मैनेज करेंगे और उसमें रशनले बताएं कि हम प्रेलिडोक्साइम को क्यों यूज़ करते हैं। सो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट में पैराथायोन और नर्व गैस की भी पॉइजनिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर यूजिंग कार्बामेट एसिटाइलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर ओवरडोज। ठीक है, ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट में यूज़ करते हैं। कार्बामेट में नियोस्टिग्मीन, फाइजोस्टिग्मीन वगैरह आते हैं, उसमें हम प्रेलिडोक्साइम नहीं यूज़ करते, उसमें फिर हम एट्रोपिन ही यूज़ करते हैं। सो ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के केस में, क्योंकि इनकी एफिनिटी होती है उनके साथ, तो सिर्फ उन्हीं की पॉइजनिंग में यूज़ करते हैं। दैट इज़ योर चैप्टर। ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, स्किल कीपर्स पढ़ा करें। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि बिग कैटजन के अंदर सिनेरियो होता है चैप्टर के स्टार्ट में, वो भी ज़रूर देखा करें, उससे कॉन्सेप्ट अच्छा होता है और पेपर में आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिम्पैथोलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई हैव रिपीटेड सो मेनी टाइम्स कि ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है ANS के चैप्टर्स। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।